देखिए, हमारा मईशत पर प्रोग्राम है, इसमें सियासी तज्जिया तो हम पेश कर नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि जब सियासत मईशत के ऊपर इस हद तक असरअंदाज होना शुरू हो जाए तो फिर उस पर बात करना मजबूरी हो जाता है। बिलफर्ज इस साल का जो बजट होगा उसके बारे में गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में होगी अगर IMF के साथ मामला तय नहीं होते कि ये जो, क्योंकि रवा माली साल वाला तो सिस्टम फ़र्क होता है, आपको पता है बजट जो है वो साल के बिल्कुल दरमियान में आते हैं। उसकी वजह यह है कि माली साल जो है थोड़ा सा फ़र्क होता है और रवा साल जो है ये थोड़ा फ़र्क होता है। अब इस माली साल का बजट वाज़े कर देता हूँ, इसी हुकूमत को बनाना होगा या नहीं। देखें, अगर तो इसी हुकूमत ने बनाना है तो IMF के साथ अगर मामला तय पा गए तो तभी बेहतरीन अंदाज के अंदर, ऐसा अंदाज में बजट बन पाएगा। इस बारे में तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो उसकी वजह से IMF की डील भी, जो कि आपको पता है लिम्बो में है, पर किसी भी वक्त किसी भी लम्हे हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब आवाम के अंदर कुछ उम्मीद की जो किरणें हमें दिखाई दे रही थी वो थोड़ी कम होती, मध्यम होती दिखाई दे रही। उसकी वजह यह है कि IMF की शराइत जो हैं, अगर मजमूई तौर पर उन पर अमल किया जाए तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और फिर हमारी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी कुछ कमी बेशी। चलो, ये तो हो गई बोरिंग बातें। अब इंटरेस्टिंग बातें कि फिर मंजरनामा क्या बन के सामने आएगा, क्योंकि देखें अभी इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ साहब के दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि वो आगाज़ से ही ये हुकूमत कभी इसको पूरे तरीके से एम्ब्रेस नहीं करना चाह रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि इसका सियासी बर्डन बहुत है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर सियासी बर्डन बहुत है, और वो सियासी बर्डन जो है वो ये है कि वो ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं बन सकते क्योंकि वो मौजूदा तौर पर तो नाअहल हैं, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर शायद ये चेंज हो सकता है। देखें, ये टेक्निकल पॉइंट है ना, थोड़ा सा आपने इसको समझना है। तो इसलिए वो बहुत रिलक्टेंट थे कि ये गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि उनका अपना पर्सनल बेनिफिट भी कोई नहीं और पॉलिटिकली उनकी पार्टी को भी बेनिफिट कोई नहीं। मरियम साहिबा की भी शुरू से ही अप्रोच रही कि भाई इतना ज़्यादा मोमेंटम गेन किया, अब जो आपको पता है कुदरती तौर पर अगर आप अपोजिशन में हो या कमज़ोर पोजीशन में हो तो लोगों की हमदर्दियाँ आपके साथ होती हैं। अब जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप मजबूत पोजीशन में आ जाते हैं और इनको कम वक्त मिला है, क्योंकि ये रेजिग्नेशनें अभी हुई हैं पंजाब और KPK से, और वहाँ पर भी आपको पता है कि PMLN की गवर्नमेंट्स नहीं है बल्कि कायम मुकाम हुकूमतें हैं या निगरान हुकूमतें। सही कह रहा हूँ। अब निगरान हुकूमतें वो सियासी फैसले नहीं कर सकती जिनसे पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, तो जाहिर बात है एक बेचैनी जो है वो अब ट्रांसलेट हो रही है। ट्रांसलेट किस तरह से हो रही है कि भाई अगर ये IMF की डील भी नहीं हो रही, इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान जो है वो अबतरी का शिकार है, तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं व्हाट इज इन इट फॉर मी। ये बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। देखिए, दूसरे एंकर आपको ये बात बताएंगे भी नहीं, क्योंकि कोई भी उसको पॉलिटिको इकोनॉमिक डायमेंशन से नहीं देख रहा। लोग हर वक्त सियासत, सियासी पुलाव, सियासी खीर, सियासी हलीम, सियासी चीज़ें पकाते रहते हैं। भाई इसका पॉलिटिको इकोनॉमिक एंगल भी तो देखो ना। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, अवाम हमारी कोई साइंसदान तो है नहीं। अब जब रोटी महंगी खरीदेंगे तो हुकूमत को ही बुरा कहेंगे। तो अब इनके दिल में ये है कि भाई अगर बेनिफिट नहीं है तो फिर क्या है, तो अब इंसेंटिवाइज करना था। तो फिर काफ़ी देर सर जोड़ के शहबाज शरीफ साहब और काबीना और लोग जो कि सियासी तौर पर नज़दीकी तस्वुर किए जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने बैठकर भाई सोचा कि अब किस तरह से तवालत दें हुकूमत को। कोई नवाज शरीफ साहब तो गैर मुतमईन है और वो अपने अदम इत्मीनान का इजहार वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। तो अब वो सर जोड़ के जब बैठे तो उन्होंने कहा कि फिर एक हल ये है कि एटलीस्ट जाते जाते, ये मैं आपको बता दूं ये बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू है, जाते जाते जो है वो कम से कम नवाज शरीफ साहब को एक न्यू लीज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ दे दी जाए। तो अब यह है कि आपको पता है उसी हिसाब से कानून साजी पार्लियामान में हुई। अब लेकिन एक और सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जो आप लोगों को पता नहीं है। वो सिचुएशन ये है कि एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब दोबारा से क्वालिफाई हो जाते हैं और ये जल्दी नहीं होगा, तो फिर हुकूमत करने का कोई जवाब नहीं रहेगा। फिर तो इलेक्शन जल्द से जल्द हो वो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की पहली ख्वाहिश ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर बने, अपने पॉलिटिकल वोट बैंक को यूज़ करें, दोबारा से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, किसी न किसी तरीके से अपने पुराने जो साथी हैं उनको रीइंगेज करें, यानी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनको रीइंगेज करें, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बेल आउट दिलाएँ मिडिल ईस्ट से, क्योंकि विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल।
दूसरी ऑन दी ऑपोजिट एंड बात यह कि पॉलिटिकली बहुत हर्ट हुई है PMLN बिकॉज ऑफ यू नो द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। देखें, फसाड हम आपके सामने कोई भी क्रिएट कर दें, फसाड इत्मीनान का क्रिएट हो जाए। बहुत दफ़ा देखें घर में तलाक़ें हो जाती हैं, आपको पता होगा। तलाक जब होती है लोग कहते हैं कल तक तो दोनों एक साथ बहुत खुश थे, क्योंकि दुनिया को हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई जा रही होती भाई, दुनिया को तो बनावटी तस्वीर दिखाई जा रही होती है। अब बनावटी तस्वीर के नीचे क्या है वो हमें समझना है। जैसे मैंने आपको बताया कि फिर उससे देखिए एक बहुत बड़ा एक आप समझे कि बनावटी तस्वीर आपके सामने, हकीकतन तो PMLN के अंदर भी लोग मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन इनके यहाँ वो PTI वाली पॉलिसी नहीं है कि भाई खिलाफ भी बात कर दी अगेंस्ट भी। यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे सब ने टो करनी, सेंट्रल लाइन बताना नहीं है। लेकिन उसमें भी आप देख लें शायद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब खुल खुल के बोल रहे हैं। किसके कहने पे बोल रहे हैं? तो PMLN का हिस्सा ना, तो क्यों बोल रहे हैं फिर? आप सोचे कभी अपने जहन पे जोर दें क्यों बोल रहे हैं। और मीडिया उसको डाउन प्ले कर रही है, वो एक अलहदा बात है भाई। ये दोनों की फिगर्स तो हैं ना, शायद खाकान अब्बासी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब तो अभी वजीर खजाना थे इससे कबल। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है। यहाँ फ्रिक्शन मौजूद है, आपस में फ्रिक्शन है, लेकिन पॉलिटिकल फॉल आउट उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉल आउट इस तरह से हो रहा है कि हलकों में जब सियासतदान जा रहे हैं, देखें आपने इलेक्शन अपने हलके से जीतना है। आप लोग सियासत से वाकिफ़ नहीं हैं। कराची वालों का एक और बहुत बड़ा मसला होता है, प्रोग्राम के देखने वाले तो पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, लेकिन कराची में या पढ़े लिखे शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और पेशावर में, यहाँ पर लोग जो हैं और तरीके से सोचते हैं। यह अर्बन एरियाज़ है, अर्बन रीजन्स हैं। इवन के जो टाउन्स भी हैं वहाँ पर भी लोग फ़र्क तरीके से सोच रहे हैं। देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब सियासतदान अपने हलके में जाता है तो महंगाई के मुतालिक जवाब देता है, भाई महंगाई क्यों हो रही है। अब वो आए बाएं शाही नहीं कर सकता क्योंकि उसके सामने उसका वोटर खड़ा हुआ और उसके मध्य मुकाबिल अगर वो, आप लोग कहते हैं ना जागीरदाराना निज़ाम है, मैं कहता हूँ बिल्कुल जागीरदाराना निज़ाम है, लेकिन यहाँ एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ इलेक्शन में लड़ता है। ये जागीरदाराना निज़ाम का जो है ना, आप समझें कि ये डायनेमिक्स है इसकी। एक जागीरदार नून लीग की तरफ से लड़ेगा, दूसरा जागीरदार जो है वो PTI की तरफ से लड़ेगा, एक जागीरदार शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़े, और भी कौमी धारे की बहुत सारी अब तो जमातें आ गई। तो वो जब हल्के में जाएगा पहला सवाल ये होगा भाई महंगाई, रोजगार, सरकारी नौकरी, वो इस तरह के सवाल होंगे। समझ रहे हैं बात? ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं। ये जो इतना ज़्यादा इदारों को भर दिया जाता है, मुलाजमतें दे दी जाती हैं, सब पॉलिटिकल है, पॉलिटिको इकोनॉमिक है। अच्छा, इस कश्मकश के माहौल में जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है वो कहीं ज़्यादा है, और उस पॉलिटिकल फॉल आउट को अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। लोग कहते हैं अगर कायम मुकाम या निगरान हुकूमत लगा दी जाए इलेक्शन से पहले तो मुश्किल फ़ैसले भी कर लेगी, तकलीफ दे फैसले भी कर लेगी, लेकिन इट विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। ये तो पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। उससे और ज़्यादा रैम्पेंट इन्फ्लेशन होगी, यूटिलिटीज़ की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, हर चीज़ जितनी महंगी है और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। जैसे पिछली मरतबा निगरान हुकूमत के नाम पर डॉलर के रेट बढ़ा दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं था, खामोशी से हम कहते रहे जी ब्लेम करें तो किसको करें जी, वो तो निगरान हुकूमत है, मासूम है, उससे तो अपना काम करना है। तो बात यह है कि इससे आवाम के मसले तो हल नहीं हो रहे भाई, ये तो सियासतदानों के मसले हल हो रहे हैं। तो हमने सियासतदानों के मसले हल नहीं करने, हमने तो अपने मसले हल करने हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो आवाम देख रही है, अवाम पाकिस्तान देख रही है। जाहिर बात है वो ये देख रहे हैं कि भाई इसमें हमारा सलूशन कहाँ निकलता है। हमारी महंगाई, बेरोज़गारी और जो दिन ब दिन बढ़ती हुई सियासी अबतरी है, ख़राबी है, ये कैसे बेहतर होती है। वी हैव टू लुक एट दिस कि जी वो मैक्रो एंगल है, हम मैक्रो एंगल देखेंगे। भाई मैक्रो एंगल से हमारा लेना देना नहीं। पीपल वॉन्ट देयर नेक्स्ट मील ऑन द टेबल। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो दिहाड़ीदार, इफ़ दे वर्क दे पुट द मील ऑन द टेबल फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। नहीं तो कोई नई बात नहीं है। देखें पूरा पाकिस्तान तो नौकरी पेशा नहीं है ना, और सबकी पक्की नौकरी भी नहीं है। बात यह है कि दे आर थिंकिंग टुडेज मील, नेक्स्ट मील, रात का खाना, कल सुबह की दिहाड़ी, वो ये सोच रहे हैं क्योंकि उनकी दिहाड़ी लगेगी तो वो टेबल पे खाना रख सकते हैं। एवरीवन इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर प्लीज़। ये जो फजूलियात किस्म की मैं बातें सुनता हूँ ना कि साहब कारोबार करना हर शख्स का काम थोड़ी, और हर कारोबार का पहले दिन से
कमाऊ पुत बन के पैसे दे देना शुरू करना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। देखिए, ये आर्टिफिशियल बातें, नॉनसेंस बातें, आइडियलिस्टिक बातें, ये किताबों में अच्छी लगती हैं। हकीकतन हर इंसान व्यापारी थोड़ी है, हर इंसान की कारोबार करने की सलाहियत थोड़ी है। कुछ लोगों के अंदर कारोबार करने की सलाहियत होती है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं। इस तरह तो फिर हर आदमी काम करना छोड़ दे और एंटरप्रेन्योर बन जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी विल हैव टू क्रिएट जॉब्स, दीज एंटरप्रेन्योर्स देन क्रिएट जॉब्स। ये आपने थोड़ा सा इस चीज को समझना है। People cannot, everyone cannot become an entrepreneur. But if we encourage entrepreneurs, यानी कारोबारी लोगों को हम encourage करेंगे तो they will create more jobs. और हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम अभी इसको समझ नहीं रहे बात को। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्पररी फिक्सेस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो इलेक्शन होगा तो वो निगरान हुकूमत के ज़ेर असर होगा, ज़ेर इंतज़ाम होगा, वो ठीक हो जाएगा, वो लोग कर लेंगे, ये मुश्किल फैसले कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपने पहले ही इतने मुश्किल फैसले कर लिए जो आपको करने की जरूरत नहीं थी। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आईएमएफ के साथ आपकी डील होनी ही नहीं थी, नहीं बड़ी फ्रैंक बात कर रहा हूँ ना, अगर आईएमएफ के साथ आपकी डील होनी ही नहीं थी तो ये 1 साल की एक्सरसाइज क्या है? मतलब ये तो रोज बात हो रही है ना, आईएमएफ के साथ मामलात हो जाएंगे। भाई ये मार्च आ गया है, पिछली मार्च में हालात खराब होना शुरू हुए थे, तो आईएमएफ की डील, आईएमएफ की डील, आईएमएफ की डील, अब एक पूरा साल गुजर गया यही बात करते करते। कल होगी, आज होगी, कल होगी, आज होगी, शाम को होगी, दोपहर को होगी, टीम आ रही है, अब होने वाला है, अब बिल्कुल नजदीक आ गया मामला, अब बिल्कुल होने वाला। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मतलब फिर आप करें नहीं, अगर आपने कर दी है तो फिर देयर इज नो टर्निंग बैक। अब और मजीद क्या करना है ये भी तो बता दें हमें। अब आप कह रहे हैं ये आपने अपने हाथ से करना है, तो पॉलिटिकली तो आई थिंक दिस विल नॉट बी अ राइट मूव। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्क मारूफ मईशतदान जनाब आबिद सुलेरी साहब। वेलकम करता हूँ आपको शो में आबिद सुलेरी साहब। जी शुक्रिया। आबिद सुलेरी साहब, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त एक शशोपंज का शिकार है, और इवन के हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स भी, एकेडमिया के लोग भी, बशमूल मेरे जो कि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और जुज़वी तौर पर इस मसले को आप जैसे असातिज़ा से समझना चाह रहे हैं, वो ये कि 1 साल से आजकल सुबह शाम हो रही है, अभी हो गई हमारी आईएमएफ के साथ डील हो गई, तो वो डील हुई नहीं, और अब मामलात ऐसे हो गए कि हम भी कह रहे हैं मवी तनु नहीं पछाणिया, वो भी आगे से कह रहे हैं मवी तनु नहीं पछाणिया। तो मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो फिस्कल डिसिप्लिन के लिए की गई हैं एंड पॉलिटिकली आर वेरी अनपॉपुलर, व्हाट हैज़ इट यील्डेड फॉर अस व्हेन वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू ए आईएमएफ डील? जी देखिए, आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान ने प्रोग्राम तय किया था उसमें कुछ चीज़ें तो हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, पॉलिटिकली नॉन पॉपुलर, जो कि हम पाकिस्तान में कर सकते थे। जी जी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक हमारे फॉरेन रिलेशंस के साथ है, और वो ये है कि चाइना, सऊदी अरब और यूएई से जो हमने कर्जे ले रखे हैं उनसे हमें कोई कमिटमेंट मिल सके कि वो जो कर्जे जो है ये रोल ओवर कर देंगे। आईएमएफ जो 1.1 बिलियन डॉलर देगा वो उनकी नज़र नहीं हो जाएगा। अब ये जो सूरत हाल है ये प्योरली आपका फॉरेन पॉलिसी जो है उसके कंटूवर्स हैं। चाइना से तो थोड़ी सी रोल ओवर हो गया, सऊदी अरब और यूएई वो अभी तक वेट एंड सी मोड में है, और उसकी बड़ी बुनियादी वजह जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। जाहिर है अगर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ऑब्लाइज करना है, कोई फेवर दे के, रोल ओवर दे के, तो वो उस हुकूमत को करना चाहेंगे जो उनके ख्याल में इलेक्शन के बाद जो भी आए, तो उनकी कोई चॉइस नहीं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि जिनको वो ऑब्लाइज करें वो अगले 2-4 साल कम से कम अगर कल को सऊदी अरब फेवर मांगे, यूएई को फेवर मांगे, तो देने की पोजीशन में हो। तो ये जो नहीं, तो एक जुमले में आपने इतनी गहरी बात कर दी और उसमें दरिया को कूजे में बंद कर दिया आपने। हाँ, तो वो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो इस वक्त मना कर रही है, वरना ये मुल्क ऐसे हैं जो कि 2-3 बिलियन डॉलर जो था वो उनके लिए वो कोई बड़ी रकम नहीं, पीनट्स है इनके लिए, पीनट्स है, छोटी सी रकम। हाँ, लेकिन इस वक्त वो वेट कर रहे हैं। तो जाहिर है पिछले 1 साल से जब पता ही नहीं चलता कि हुकूमत कलील मुद्दत है, वो रहेगी, वो तवील अरसे के लिए रहेगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन के बाद कौन हुकूमत बनाएगा वगैरह वगैरह, तो उसमें वो हम जो हमारे अपने इस वक्त मेरा ख्याल पॉलिटिकल टर्मोइल है वो हमारा इकोनॉमिक मिसयूज को बढ़ा रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का जो जिक्र कर दिया, इसमें
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।